Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and in this class we are going to start with a very interesting chapter, that is your audit engagement. This is your chapter number 6.2. So in today's class we will complete only audit engagement. This will be a very short class, right? So what is an audit engagement letter? Audit engagement letter is basically a contract between the firm and the client, right? बिटवीन द योर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, या फिर आप अगर एक CMA हो तो आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म है वो फर्म, और जो क्लाइंट मतलब हुज ऑडिट यू आर गोइंग टू कंडक्ट. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द फर्म एंड द क्लाइंट. सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑडिट एंगेजमेंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड कभी कभी ये उस रिलेशनशिप का एंडिंग पॉइंट भी बन जाता है अगर बातें नहीं बन रही है तो. ठीक है, ऑडिट एंगेजमेंट बेसिकली यही है, नेगोशिएट जहाँ पर किया जाता है, जिस स्टेज पर नेगोशिएशन होता है कि हम ये काम करेंगे, इस चीज़ का ऑडिट करेंगे. उसमें बेसिकली देखा जाता है ऑडिटर्स का फीस, फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जो कंपनी है यानी कि जो क्लाइंट कंपनी है उसके मैनेजमेंट के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सब यहाँ पर डिफाइन किया जाता है. ठीक है. Most chartered accountant firms receive a signed engagement letter. Signed engagement letter मतलब signed by the client company, right? And they file it away. वो लोग उसको फाइल करके रखते हैं. So basically, audit engagement क्या है? It refers to an audit that an auditor performs. एक auditor जो भी audit करता है, that is known as your audit engagement. More specifically, it refers only to the initial stage of an audit, during which the auditor notifies the client he has accepted the audit work and clarifies his understanding of the audit's purpose and scope. This means ये generally initial stage को ही बोला जाता है audit engagement. मतलब जिस स्टेज में ये तय किया जाता है कि ऑडिटर को क्या क्या काम करना है. जैसे कि लेट्स से हम लोग CMAs हैं, राइट? तो हम लोग का काम क्या है? हम लोग GST ऑडिट कर सकते हैं और हम लोग कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं. लेट्स से अभी हम लोग कॉस्ट ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं. तो जो फर्म है, जो क्लाइंट कंपनी है हम लोग का, जिसका हम लोग ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, दे कैन नॉट फोर्स अस कि आपको टैक्स ऑडिट भी करना पड़ेगा, राइट? अगर हम लोग कॉस्ट ऑडिट के लिए जा रहे हैं देन वी विल परफॉर्म ओनली द कॉस्ट ऑडिट. सो बेसिकली यहाँ पर ये क्या क्या नोटिफाई किया जाता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में, कि जो क्लाइंट है हम लोग का, उन्होंने ऑडिट वर्क को एक्सेप्ट किया है, और साथ ही साथ वहाँ पर ये चीज़ क्लियरली मेंशन किया जाता है कि जो ऑडिटर है उनका पर्पस क्या है इस ऑडिट का, और उनका स्कोप क्या है. स्कोप मतलब क्या ये GST ऑडिट है, क्या ये टैक्स ऑडिट है, क्या ये कॉस्ट ऑडिट है, किस टाइप का ऑडिट है ये. ठीक है, इतना समझ में आया. What is written in the next paragraph? The Auditing and Assurance Standards Board of the Institute of Chartered Accountants of India is issuing some illustrative formats for an engagement letter. Engagement letter draft कैसे करना है, इसको लेकर ICAI एक Auditing and Assurance Standards Board जो है ICAI का, वो लोग एक फॉर्मेट इशू करते हैं. ओके, by looking at the format you can draft your own audit engagement letter. So audit engagement letter is given by auditor to company. Okay, it is given by the auditor to the company. अगर हम लोग ऑडिट करने जा रहे हैं तो हम लोग हमारे क्लाइंट कंपनी को ऑडिट एंगेजमेंट लेटर प्रोवाइड करेंगे, और जो क्लाइंट कंपनी है हम लोग का, वो कंपनी उस पर साइन करेगा और उसको एक्सेप्ट करेगा, राइट? और वहां पर क्या क्या होता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में, आप खुद सोचो. आप कोई भी काम करने जा रहे हो उससे पहले अगर आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करते हो जहां पर आप दोनों पार्टीज का साइन कराना है, तो उसमें क्या क्या होता है बेसिकली, कि आप व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर यू गोइंग टू परफॉर्म. सो एक्सप्लेनिंग स्कोप ऑफ वर्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर एंड दैट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी. सो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में बेसिकली क्या क्या होता है, उसमें दोनों साइड के दो पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं इसमें, एक है ऑडिटर एंड द सेकेंड वन इज द क्लाइंट कंपनी. सो व्हाट आर the work, what are the duties and responsibilities of the auditor,
as well as what are the work, duties and responsibilities of the management of the company. Both are written in the audit engagement letter, right? Okay. Now यहाँ पर इस पैराग्राफ में जो भी दिया है उसको मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज नोट डाउन कर लिया है. So the first thing is that it specifies the limits and liabilities of the auditor. So it specifies the limits and liabilities of the auditor. Let's say now you have gone to a company to conduct their audit. Okay. So now if in the audit engagement letter it is clearly mentioned that the auditor will only perform cost audit, then the management of the client company, they cannot force the auditor to perform other audits, right? And what are the liabilities of the auditor? What are the responsibilities and what the auditor has to do? That is also mentioned in the audit engagement letter, right? Second point is that it avoids misunderstanding and disputes at a later stage. Okay. So अगर आप लोगों को कोई भी काम करना है, आप अगर पहले से ही चीज़ों को क्लैरिफाई कर लो तो बाद में जाके दिक्कत नहीं होती है. किसी भी चीज़ में आप ये चीज़ अगर करोगे तो वो बाद में दिक्कत नहीं होती है ना? Similarly, if you clear things out at a very initial stage in the audit engagement letter, then after you perform the audit and सब कुछ हो गया, उसके बाद कोई भी dispute नहीं होता है. The auditor cannot blame the client company for any misstatement or any confusion. And similarly, the client company can also put on any allegation on the auditor, right? So it avoids misunderstanding and disputes at a very later stage. Third point is that it confirms acceptance of audit by auditor. It also confirms the acceptance by the auditor, right? कि ऑडिटर ने हाँ बोला है कि मैं यहाँ पर जाकर ऑडिट करूँगा. एंड फोर्थ पॉइंट क्या होता है? फोर्थ पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट. ये मैंने आपको बहुत बार बोल दिया है कि इस पर्टिकुलर ऑडिट का स्कोप क्या है, कहाँ तक इसका जो परव्यू है वो सीमित है, और साथ ही साथ इस ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है. दीज आर डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली इन द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, राइट? नेक्स्ट जो चीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 11 points are given according to ICAI that every engagement letter should cover these 11 points, right? Now look at them. The first one is objective and scope of engagement. By this time I have told you so many times that the scope and objective of the audit engagement must be clear to protect the interest of the auditor, right? ताकि बाद में चल के ऑडिटर के अगेंस्ट कोई भी एलिगेशन ना आए, राइट? सेकेंड इज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. यस, ऑब्वियसली when you are going to somebody's place for a dinner, right? Somebody has invited you to their place for a dinner. तो ऑब्वियस सी बात है, जिसने आपको इन्वाइट किया है उनको काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, राइट? तो सिमिलर चीज़ है कि जो क्लाइंट कंपनी है उस कंपनी के मैनेजमेंट के भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं. जैसे कि उनको कौन सा डॉक्यूमेंट उनको देना है, सही डॉक्यूमेंट देना है, प्रॉपरली मेंटेन्ड, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड पेपर्स उनको देने हैं, कोई भी चीज़ उनसे छुपाना नहीं है जो कि मटीरियल है, राइट? थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन. सी, ऑडिटर भी एक ह्यूमन बीइंग है. As there is a human element involved in this, so an auditor cannot check everything, right? No, it is not possible for the auditor to check everything in a complete manner. 100% check नहीं कर सकते हैं. So what they generally do, they do sampling, right? वो लोग सैम्पलिंग करते हैं. सैम्पलिंग क्या होता है? अगर आपके पास 50 चीज़ें हैं चेक करने के लिए, तो आप रैंडमली उसमें से 5 चीज़ें या 10 चीज़ें या 15 चीज़ें या 25 चीज़ें आप उठाकर चेक करोगे. एंड आपने जो चीज़ें उठाई हैं उनमें से अगर कोई गलती आती है तो फिर आप फर्दर चेक करोगे. अगर वो सब कुछ सही है तो आप उतने में ही उसको छोड़ दोगे. इट इज लेफ्ट ऑन द ऑडिटर्स स्किल एंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, राइट? हिज ओन जजमेंट. द फोर्थ पॉइंट इज नीड फॉर यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर. यस, इंटरनल ऑडिटर का होना भी बहुत ज़रूरी है. वो क्या है, ये चीज़ हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे.
नीड फॉर यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ये चीज भी आपके एंगेजमेंट लेटर में मेंशन रहता है। फिफ्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट कंफर्मेशन लेटर। There must be a confirmation letter from the management of the client company that yes, they are allowed, they really want this audit to be conducted. Next is your restrictions and limitations of the auditor liabilities. See, the auditor has certain liabilities, right? The auditor needs to perform some responsibilities and he also has some liabilities. So, what are the restrictions and limitations of the auditor's liabilities? These are to be mentioned in the audit engagement letter, ताकि बाद में चल के कोई dispute ना हो जाए, right? Next is your basis of computation of audit fees. Basis of computation of audit fees. This is very essential because obviously any even if that is a chartered accountant or a cost accountant or a company secretary, they do their work for a particular fees. So it has to be mentioned, it has to be clarified and notified in the initial stage itself to avoid any confusion at the end. So in the audit engagement letter, the calculation of the audit fees, what are the components of the audit fees and how it sums up to be a total amount, that needs to be mentioned in the audit engagement letter. Next is your billing arrangement. What is billing arrangement? When an auditor is going to a client company to perform their audits, so his fees needs to be paid in a certain manner and within a certain time. So billing arrangement means the timeline for payment of fees and the method in which the fees are to be paid, right? Next is form of report and other communications of engagement. Form of report. हम सबको पता है कि पूरा जो ऑडिट का प्रोसेस होता है उसके एंड में द ऑडिटर नीड्स टू प्रोवाइड एन ऑडिट रिपोर्ट टू द क्लाइंट कंपनी, राइट? कि उनका क्या व्यू है, उनका क्या ओपिनियन है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करने के बाद उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में उनका क्या ओपिनियन है, ये चीज़ वहाँ पर मेंशन किया जाता है। दैट इज एन ऑडिट रिपोर्ट। एंड उसके साथ साथ ही और क्या क्या इस ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब को भी वहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज वैलिडिटी ऑफ रिपोर्ट। द रिपोर्ट नीड्स टू बी गिवन टू विच पर्सन एंड इज दिस रिपोर्ट वैलिड फॉर लोन एंड इफ इट इज़ वैलिड देन फॉर विच एक्सटेंट इट इज़ वैलिड, ये सब चीज़ें वहाँ पर लिखा जाता है कि रिपोर्ट कब तक वैलिड है, क्या ये हम लोन के लिए इस रिपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं, इसका जो वैलिडिटी है वो किस एक्सटेंट तक रहता है वो भी यहाँ पर मेंशन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज लिमिट्स ऑन सबमिशन ऑफ रिपोर्ट टू अदर अथॉरिटीज। लिमिट्स ऑन सबमिशन ऑफ रिपोर्ट टू अदर अथॉरिटीज। सो ये क्या है कि आप जो ऑडिट रिपोर्ट है ये आप किस किस जगह पर आप सबमिट कर सकते हो, कि आपको ये ऑडिट रिपोर्ट कहाँ कहाँ पर दिखानी है। मोस्टली फॉर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है ना, क्या आप ये चीज़ बैंक लोन के लिए दिखा सकते हो या नहीं, ये सारे चीज़ें यहाँ पर मेंशन की जाती हैं। ये तो है आपका वैलिडिटी कि ये कितने टाइम तक वैलिड है, किस किस सिचुएशन के लिए वैलिड है। एंड द लास्ट वन इज कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आप इसको सबमिट कर सकते हो और कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आप इसको सबमिट नहीं कर सकते हो, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब 3 पॉइंट्स में हम लोग इसका समरी देखते हैं। समरी है इसका, इट अवॉइड्स कंफ्यूजन, राइट? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जो होता है ये आपका कंफ्यूजन को अवॉइड करता है। सेकेंडली, इट डिफाइंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एज वेल एज द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का मैनेजमेंट एंड जो ऑडिटर होता है दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड उनके ड्यूटीज को ये डिफाइन करता है। थर्ड है, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडिटर अगेंस्ट एनी एलिगेशन। बाद में चल के अगर ऑडिटर के ऊपर कोई भी एलिगेशन आता है, सो इन दैट केस इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर उस सिचुएशन में ये चीज दिखा सकता है कि देखो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में दिस हैज बीन मेंशन्ड दैट आई एम नॉट सपोज टू परफॉर्म दिस, or this is beyond my area, or this is beyond my purview. So the auditor can show these things, right?
एंड उसके बाद बुक में हमें एक फॉर्मेट दिया गया है, एक स्पेसिमेन दिया गया है कि एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर कैसा होता है। ये 2 पेज का दिया गया है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो आप एक बार पढ़ लो इसको, राइट। सो इन शॉर्ट यही है आपका ऑडिट एंगेजमेंट लेटर या फिर ऑडिट एंगेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, पढ़ने में मज़ा आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर CA Inter friends, CMA Inter friends and CS Inter friends. Now you can subscribe to my channel if you like this video. You can also follow me on Instagram and Twitter, and you can join my Telegram group for any kind of doubt clearing session.